हेलो एवरीवन। आज हम जेपी का जो एडवांस का टेस्ट हुआ है उसका पेपर 2 डिस्कस करेंगे। नाउ पेपर में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मोस्टली क्वेश्चंस वर फ्रॉम इजी टू मॉडरेट साइड। अगर हम एक्चुअली देखें तो इजी क्वेश्चंस वर अराउंड 38%, 48% ऑफ क्वेश्चंस वर ऑन द मॉडरेट साइड एंड टफ साइड पे सिर्फ आई वुड से अराउंड 14% क्वेश्चंस ही थे। नाउ मोस्टली अगर आप देखोगे तो क्वाड्रेटिक एंड स्ट्रेट लाइन के जो क्वेश्चंस थे दे वर ऑन द इजियर टू मॉडरेट साइड एंड टफर साइड में आपको एलसीडी या फिर आईटीएफ का कोई दो क्वेश्चन लग सकते हैं। तो अगर अपन देखें तो पेपर ओवरऑल डुएबल था एंड यू कुड हैव मतलब हम डिसेंट स्कोर निकाल सकते हैं। अगर हम इजी टू मॉडरेट वाले क्वेश्चंस को टारगेट करें तो यू कैन गेट अ डिसेंट स्कोर। मल्टीपल चॉइस में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बाकी अदरवाइज आई वुड से कि हाँ पेपर वाज ओके। आई मीन यू कैन स्कोर अ गुड मार्क्स इन दिस। तो अगर हम इसका सॉल्विंग पार्ट देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 में एज इट इज आस्क्ड दैट फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल है, तो अपन को पता है कि मॉडुलस फंक्शंस में क्रिटिकल पॉइंट्स पे वो समटाइम्स नॉन डिफरेंशिएबल आ सकता है। तो x minus 3 whole square and x minus 4 whole cube में because power is greater than 1 तो we can say that function will be derivable at these 2 points। तो जहां पर हमें एक्चुअली थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है वो पॉइंट्स रहेंगे हमारे 0 एंड 2। e raised to x minus 1 के लिए क्रिटिकल पॉइंट 0 है एंड x minus 2 का क्रिटिकल पॉइंट विल बी 2। सो देयरफॉर अगर इसको हर जगह डिफरेंशिएबल होना है तो फॉर दीज पॉइंट्स 0 एंड 2 मैं ये बोलूंगी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के भी यही दो रूट्स हो जाए 0 एंड 2, ताकि मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स रिपीटेड हो जाएंगे। तो अगर मेरा इस क्वाड्रेटिक का रूट एक 0 और एक 2 है तो आई कैन से कि 0 की वैल्यू c की वैल्यू विल बिकम 0 एंड b की वैल्यू जब आप निकालोगे तो दैट विल बिकम -2। ठीक है, आप यहाँ पर रूट्स प्लेस करोगे तो c एंड b की ये वैल्यू आ जाएगी एंड देन वी कैन चेक द ऑप्शंस व्हिच विल बी करेक्ट। सो आई वुड से दिस क्वेश्चन वाज ऑन द मॉडरेट साइड। बस हमें वो क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में चेक करना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में अगर अपन देखें तो अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सिंस f of x plus f of y is equal to हमें ये रिलेशन दिया हुआ है तो इस टाइप का रिलेशन tan इनवर्स वाले फंक्शंस में आता है। यू नो tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y is tan इनवर्स of x plus y upon 1 minus xy एंड क्योंकि उसने अपन को लिमिटिंग वैल्यू f(x) by x में 2 दे रखी है तो उसके आगे का जो कोएफिशिएंट है दैट विल बिकम 2। तो हम यहाँ से एक तो डायरेक्टली बोल सकते हैं कि फंक्शन 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। पर सपोज अगर हमें सॉल्व करके निकालना होगा तो उसके लिए हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज कर सकते हैं। तो रिलेशन हमारे पास होगा f of x plus f of y is equal to f of x plus y upon 1 minus xy एंड हमें वहां पर उसने लिमिटिंग वैल्यू भी दे रखी है। तो पहले हम यहाँ पर x एंड y को 0 पुट करेंगे ताकि हम f of 0 की वैल्यू निकालें। तो जब आप x और y को 0 पुट करोगे तो आपको मिलेगा 2f of 0 is equal to f of 0। फ्रॉम देयर यू विल गेट कि f of 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, ये अपन को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी यहाँ पे। तो अगेन फर्दर व्हाट यू डू इज हम f dash x का फॉर्मूला लगाएंगे। सो f dash x विल बिकम लिमिट h is approaching to 0। जो स्टैंडर्ड लिमिट होती है या जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है दैट इज f of x plus h minus f of x upon h। ठीक है ना, अपन को इसको इस फॉर्म में लेकर आना है तो अपन यहाँ पर लिखेंगे f dash x is equal to limit h is approaching to 0 एंड यहाँ पर ये हमारा बन जाएगा f of x plus h प्लस ऑफ ब्रैकेट में मैंने लिख दिया यहाँ पे माइनस ऑफ एफ एक्स। नाउ माइनस ऑफ एफ एक्स को हम बेसिकली एफ ऑफ माइनस एक्स लिख सकते हैं। नाउ एफ ऑफ माइनस एक्स हम कैसे लिखेंगे, तो अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो मैंने एक्चुअली एक्स को एक्स ही रहने दिया एंड मैंने y को एक्चुअली लिख दिया है माइनस एक्स। तो जब हम इसको इक्वेशन जो अपन को दी हुई है उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिल जाएगा
f of x plus f of minus x is equal to f of 0. And since f of 0 की value 0 है, तो therefore you will get the relation that f of x is equal to minus of f of minus x. ठीक है, तो उस रिलेशन से मैं ये बोल सकती हूँ कि माइनस ऑफ एफ एक्स की वैल्यू एक्चुअली किसके बराबर हो जाएगी, एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर. तो अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. तो जो अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है वहां से हम ये बोल सकते हैं दैट एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स विल एक्चुअली बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स प्लस एच इंटू माइनस एक्स. ठीक है, जो अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है वो रिलेशन मैंने यूज कर लिया. x की जगह पर तो x प्लस एच लिखा हुआ है एंड y की जगह पर माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो बाय क्वेश्चन हम उसको ऐसे लिख सकते हैं एंड दिस होल क्वांटिटी विल बिकम डिवाइडेड बाय h. तो इसके बाद में जब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक्चुअली अपना क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम f dash x is equal to limit h is approaching to 0 f of h divided by 1 plus x plus h into x. Now मैंने यही टर्म यहाँ पर जनरेट करने के लिए इसको डिनोमिनेटर में डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया बाय दिस क्वांटिटी x plus h into x, एंड ऊपर में भी आई एम राइटिंग डिनोमिनेटर में 1 plus x plus h into x. Now अपन ने क्वेश्चन में अगर इंफॉर्मेशन देखी ध्यान से तो हमें ये दिख रहा है दैट f dash x by x की लिमिटिंग वैल्यू हमें 0 पे 2 दे रखी है, तो दैट मीन्स कि वो f dash 0 लिखा हुआ है. तो बाय दैट इंफॉर्मेशन आई कैन से कि ये जो टर्म है वो हमारी f dash 0 बन जाएगी. सो इट विल बिकम लिमिट h is approaching to 0 f dash 0 whole divided by 1 plus x plus h into x. एंड जब हम h को 0 पुट करेंगे एंड f dash 0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फाइनली हमें मिलेगा f dash x is equal to 2 divided by 1 plus x square. And when you integrate both sides, on integrating you will get f of x is equal to 2 tan inverse x plus some constant c. Now ये कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम x की जगह 0 पुट कर सकते हैं. तो सिंस f of 0 is 0, तो हम ये बोल सकते हैं कि c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0. सो फाइनली जो हमारे पास फंक्शन निकल के आएगा दैट विल बी fx is equal to 2 tan inverse x. This will be our function. And now हम options check कर सकते हैं. So you can find f of 1 by root 3 which will become pi by 3. Okay, moving to third question. Third question में already it is given कि function is continuous and it only takes rational values. Now देखो, अगर हमारा function continuous है और वो अगर सिर्फ rational values ले रहा है, 0 पर value is equal to 1, तो वो हमारा कब हो पाएगा? We know continuous function के ग्राफ में कभी भी ब्रेक नहीं आता. So if my function is continuous from 0 to 1 and it can take only rational values, तो ये तभी possible होगा जब हमारा function actually क्या हो जाएगा, constant. तभी जाकर के वो continuous भी हो सकता है और उसकी रेंज में सिर्फ rational values आएंगी. Now अगर मेरा function constant function बन जाएगा and 0 पर value उसकी 1 है, तो I can say कि since my f of 0 is equal to 1, तो मेरा function भी क्या हो जाएगा, constant, that is fx is equal to 1. Now अगर fx is equal to 1 है तो इसका मतलब f of half, f of 1 by 4 and f of 2 ये सारी values 1 हो जाएंगी. तो मुझे जो gx मिलेगा that will become x square minus 4x plus 3.
ठीक है, सारे जो f वाले टर्म्स हैं दिल ऑल बिकम वन। नाउ gx का अगर ये ग्राफ है तो अब हम डायरेक्टली g ऑफ मॉड x का ग्राफ बना सकते हैं एंड देन इज इक्वल टू k में हम कंडीशन बता सकते हैं कि 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस के लिए व्हाट विल बी द कंडीशन। तो g ऑफ मॉड x का ग्राफ यू ऑलरेडी नो, जैसा पॉजिटिव x एक्सिस में बनेगा सेम ग्राफ विल बी ऑन द नेगेटिव x एक्सिस पार्ट आल्सो। सो दिस वैल्यू इज 0 हियर, ये हमारा पॉइंट 1 है, this point will be 3, similarly this will be -1 and this will be equal to -3। तो यहाँ पर अगर हम रेंज देखेंगे तो y एक्सिस पर ये वाला पॉइंट 0,3 होगा एंड जो ये मिनिमम वैल्यू आ रही है फंक्शन की, दैट मिनिमम वैल्यू जो -d/4a होगा दैट विल बी इक्वल टू -1। तो अगर मुझे इसके 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस चाहिए तो अपन ने ग्राफ से पढ़ा हुआ है कि जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे y इज इक्वल टू k, वो एक्चुअली इस ग्राफ को 4 पॉइंट्स पर कट करनी चाहिए। तो टू इंटरसेक्ट एट 4 पॉइंट्स वी कैन से कि k की हमारी जो वैल्यू है वो मिनिमम -1 से लेकर के मैक्सिमम 3 तक जा सकती है। सो आई कैन से दैट g ऑफ mod x इज इक्वल टू k के 4 सॉल्यूशंस के लिए रेंज ऑफ k विल लाई बिटवीन -1 to 3, minimum -1 से maximum it can go to 3, so this will be the range that will give us the option। तो अपन को यहाँ पर जो चीज रियलाइज करनी थी वो ये थी कि हमारा फंक्शन जो है f वो एक कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा since it is continuous and it is taking only rational values। वंस अगर हम ये रियलाइज कर लें तो फिर हमें बस ग्राफ प्लॉट करना था एंड देन इसके आगे का पार्ट वी हैव ऑलरेडी रेड कि हॉरिजॉन्टल लाइन उसको 4 जगह कट करेगी, तो व्हाट विल बी द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ k। कमिंग टू फोर्थ क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक का है। इसमें अगर हम देखेंगे तो हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं, 2x square plus 3x plus 4 is equal to 0 and another equation is given as 4ax square plus 5bx plus 6 times of c is equal to 0। a b c are natural numbers here और बोला हुआ है कि ये दोनों इक्वेशंस का एक रूट कॉमन है। नाउ ऐसे टाइप के क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक में अपन ने 11th में काफी किए हुए हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन का d निकालेंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन का d इज बेसिकली लेस देन 0, दैट मींस कि फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी रहेंगे। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में कॉमन रूट्स हैं तो इसका मतलब सेकंड इक्वेशन के रूट्स भी इमेजिनरी होने चाहिए। सेकंड इक्वेशन शुड हैव इमेजिनरी रूट्स। नाउ अपन को ये तो पता है कि इमेजिनरी रूट्स दे ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स। सो इन दिस केस हम ये बोल सकते हैं कि दोनों इक्वेशंस के दोनों रूट्स सेम हो जाएंगे। सो इफ रूट्स आर कॉमन, if both roots are common then you can say that जो coefficients का ratio रहेगा that will be equal। तो हम ये लिख सकते हैं that 4a/2 will be equal to 5b/3 further will be equal to what 6c/4। now a b c मेरे पास में नेचुरल नंबर्स दे रखे हैं, तो अगर मुझे इसको किसी कांस्टेंट के इक्वेट करना है तो वहां से a की वैल्यू विल बिकम k/2, similarly b की वैल्यू विल बिकम 3k/5 and c की वैल्यू विल बिकम 2k/3। तो k की स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसके लिए a b c तीनों मुझे नेचुरल नंबर्स मिलेंगे दैट विल बी इक्वल टू 30। k को जब हम 30 रखेंगे तब हमें a b c तीनों नेचुरल नंबर्स मिलेंगे। सो इन दैट केस a प्लस b प्लस c की अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो a की वैल्यू बन जाएगी 15, b की वैल्यू विल बिकम 18 एंड c की वैल्यू विल बिकम 20। और जब हम इसको ऐड करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू विल बिकम 53। सो a प्लस b प्लस c की मिनिमम वैल्यू इस क्वेश्चन में निकल के आती है 53। सो आई वुड से दिस क्वेश्चन वाज इजी, मतलब ऐसे अपन ने इतने क्वेश्चंस 11th में किए हुए हैं दैट नाउ वी कैन रियलाइज कि बोथ कॉमन रूट्स के लिए दिस विल बी द कंडीशन एंड देन यू कैन फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c। आफ्टर दिस जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था दैट इज
कि अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, तो वी नो कि अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ऑब्वियसली उसकी लिमिटिंग वैल्यू सेम आनी चाहिए फॉर x अप्रोचिंग टू 0, बट नॉन डेरिवेबल है तो दैट मीन्स हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू अलग आ रही होगी, या हो सकता है लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे। तो इफ वी सी द क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था fx इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x रेज टू n sin of 1 by x when x is greater than 0। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी की कंडीशन देखते हैं। इससे सिमिलर क्वेश्चन इज देयर इन शीट आल्सो। तो जब हम कंटिन्यूटी की कंडीशन देखेंगे तो वी नो दैट f of 0 should be equal to limiting value f of 0 plus and f of 0 minus. So f of 0 की value is coming 0 and f of 0 minus की value is also 0 limiting. तो हमें f of 0 plus की limiting value भी 0 निकालनी है। So when you put the limit for f of 0 plus, it will become x raised to n into sine of 1 by x. Now इसमें अपन को पता है कि अगर x हमारा 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो अगर इसकी लिमिट को फाइनाइट मतलब 0 आना है बेसिकली, तो उसके लिए we know that x raised to n should approach towards 0, और अगर x raised to n को 0 की तरफ अप्रोच करना है, it is only possible when n will be greater than 0. n पॉजिटिव होगा तभी जाके x raised to n will approach towards 0. तो कंटिन्यूटी के लिए कंडीशन तो हमारे पास आ गई दैट n हैज टू बी ग्रेटर देन 0। जब हम डिफरेंशिएबिलिटी देखेंगे तो विल राइट और फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से जब हम डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला मतलब डिफरेंशिएबिलिटी की वैल्यू लिखेंगे, सो विल राइट f dash 0 plus is equal to limit h is approaching to 0 f of 0 plus h डिवाइडेड बाय h। पर क्वेश्चन में उसने बोला हुआ है कि ये हमारा नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो f dash 0 माइनस की वैल्यू इज एक्चुअली कमिंग एज 0, तो इसका मतलब f dash 0 प्लस की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा h की पावर n माइनस 1 इंटू साइन ऑफ 1 बाय h। ना अगर ये लिमिटिंग वैल्यू 0 नहीं आ रही है तो वो तभी पॉसिबल होगा जब हमारा ये जो n माइनस 1 है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पर अपनी कंडीशन आएगी दैट n माइनस 1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। तो अगर ये हमारा नॉन डिफरेंशिएबल है तो अपनी कंडीशन आ जाएगी कि कंटिन्यूअस है एंड नॉन डिफरेंशिएबल है, तो इट हैज टू लाई बिटवीन 0 to 1, तब जाकर के वो हमारा नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा। तो अगर हम यहाँ पर ऑप्शंस कंसीडर करेंगे तो ऑप्शंस में से ए ऑप्शन की वैल्यू हम ले सकते हैं n कैन बी इक्वल टू हाफ। इन दैट केस वो कंटिन्यूअस भी रहेगा एंड इट विल बी नॉन डिफरेंशिएबल आल्सो। सो आंसर विल बी ए ऑप्शन। नाउ ये तो हमारे क्वेश्चंस हो गए सिंगल चॉइस में। इसमें अगर आप देखोगे तो कोई क्वेश्चन टफर साइड पे तो नहीं था आई वुड से। अगर हम थोड़ा सा कंडीशंस का ध्यान रखते हैं तो 5 में से अराउंड 3 से 4 क्वेश्चंस अपन सॉल्व कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट सेक्शन वाज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 6 जो था दैट वाज अगेन फ्रॉम क्वाड्रेटिक, एंड क्वेश्चन नंबर 6 में इट इज सेड दैट जो क्वाड्रेटिक है इसका कोई रियल रूट नहीं है। तो अगर क्वाड्रेटिक का रियल रूट नहीं है दैट मींस रूट विल बी इमेजिनरी, एंड हमें कंडीशन ये भी दे रखी है कि a प्लस बी प्लस सी इज नेगेटिव। नाउ अगर इमेजिनरी है एंड a प्लस बी प्लस सी नेगेटिव है तो a प्लस बी प्लस सी कब आएगा, अगर सपोज हम इस क्वाड्रेटिक को fx के इक्वेट करते हैं तो a प्लस बी प्लस सी तब आएगा जब हम x को 1 पुट करेंगे। तो देयरफॉर f ऑफ 1 की वैल्यू हमें नेगेटिव दे रखी है। नाउ क्योंकि रूट रियल नहीं है तो यू नो कि ग्राफ जो होगा वो आइदर अबव एक्स एक्सिस होगा और इट विल बी बिलो एक्स एक्सिस।
बट सिंस उसने अपन को एफ ऑफ वन की वैल्यू नेगेटिव दे रखी है, तो जो पॉसिबल ग्राफ होगा दैट विल बी द ग्राफ विच इज बिलो एक्स एक्सिस. तो अगर हमारा ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस है, दैट मीन्स फॉर ऑल एक्स हम ये बोल सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू विल ऑलवेज बी नेगेटिव. तो हमारा ए ऑप्शन तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां पर वैल्यू इज कमिंग एज 4a minus 2b plus c greater than 0. तो f of minus 2 पर वैल्यू पॉजिटिव नहीं आ सकती है, so that will reject. b वाला ऑप्शन will be true because वो हमारी कंडीशन लिखी हुई है that f of minus 2 is less than 0. Similarly, जो हमारा c वाला ऑप्शन है, c ऑप्शन बेसिकली आएगा जब हम f of 2 plus f of 3 लिखेंगे. f of 2 plus f of 3 will become 4a plus 2b plus c plus 9a प्लस 3b प्लस c, जो हो जाएगा 13a प्लस 5b प्लस 2c. और ये नेगेटिव होगा क्योंकि f of 2 एंड f of 3 दोनों नेगेटिव हैं, तो दिस विल आल्सो बी अ नेगेटिव वैल्यू. एंड d वाला जो ऑप्शन है वो हमारा आएगा जब हम f of -5 लिखेंगे. सो f of -5 इज अगेन लेस देन 0. f of -5 पे जो वैल्यू आती है दैट इज 25a -5b plus c is negative. तो जब हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 5b minus 25a minus c, which will become greater than 0. So our correct options will become B, C and D. Coming to seventh question. Seventh question क्योंकि inverse का है तो हमें हमेशा उसकी डोमेन का याद रखना पड़ता है. तो for sec inverse and cosec inverse, you know that उसकी डोमेन में क्वांटिटी शुड बी आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू -1. तो हमें 2x स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू 4 को 1 या उससे बड़ा करना है. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x रेज टू 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0. ये हमारा x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा. Now, perfect square की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो ओनली पॉसिबिलिटी विल बिकम जब x स्क्वायर -1 विल बिकम इक्वल टू 0. दैट मीन्स हमारे पास डोमेन में दो एलिमेंट्स आते हैं -1 और 1. तो आप यहाँ पर एक बार 1 रख दो और एक बार -1 रख दो. सो x इज इक्वल टू 1 रखने पर हमें मिलेगा a. एंड यू नो बाय प्रॉपर्टी की sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज π/2, सो इट विल बी a प्लस π/2 इज इक्वल टू 0. यहाँ से a की पॉसिबल वैल्यू इज -π/2. एंड जब हम x को -1 रखेंगे तो हमें मिलेगा -a प्लस अगेन sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x विल बी π/2. तो यहाँ से जो a की वैल्यू आएगी दैट विल बी प्लस π/2. तो हमारे पास these two possible values of a will come π/2 and -π/2. Again it was easy question, बस हमें डोमेन निकालना था and then we can find values of a from here. इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसमें हमें पेयर ऑफ लाइंस दे रखा है. तो पेयर ऑफ लाइंस के लिए हम ये जानते हैं कि अगर हमारी कोई 2 डिग्री की इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करती है तो सबसे पहली कंडीशन जो हम लगाते हैं वो होता है डेल्टा इज इक्वल टू 0. और अगर आपको वो कंडीशन याद है तो उस कंडीशन को आप डायरेक्टली लिख भी सकते हो. दैट कंडीशन इज ABC plus 2FGH minus AF square minus BG square minus CH square is equal to 0. ठीक है ना. एक तो हम ये कंडीशन लगा सकते हैं. दूसरा उसने अपन को दे रखा है कि वो परपेंडिकुलर लाइंस है. तो फॉर परपेंडिकुलर लाइंस we already know that coefficient of x square plus coefficient of y square is equal to 0. तो वहां से हमें लैम्डा की वैल्यू तो डायरेक्टली मिल जाएगी -2. एंड जब हम उसको इस फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे सो फ्रॉम देयर यू विल गेट म्यू वैल्यू एज 3. नाउ एक बार लैम्डा और म्यू मिल जाएगा, देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमारी लाइन बेसिकली बन जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस 5x
minus 5y and plus 3 is equal to 0. So point of intersection के लिए you know कि एक बार हमें इस equation को partially differentiate करना होता है with respect to x and एक बार you have to differentiate partially with respect to y and then हम दोनों equations को simultaneously solve कर लेते हैं. तो जब हम इसको simultaneously solve करेंगे so you'll get the point of intersection which is given as minus of 7 by 5 comma minus of 1 by 5. ठीक है, तो ये भी ऑलमोस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th. नाउ 9th क्वेश्चन में फंक्शन हमें जो दे रखा है दैट इज f of x is equal to 2 raised to x minus of 2 raised to minus x divided by 2 raised to x plus 2 raised to minus x plus 4x and plus x square into ln of x plus root over x square plus 1. Now हमें जो उसने पूछा है that is f of log a to the base 2 plus f of log a square to the base 1 by 4. इसकी उसने वैल्यू पूछी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये. तो पहले हमने log of a square to the base 1 by 4 को थोड़ा सा सॉल्व किया. तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉग हम बोल सकते हैं कि log of a square to the base 1 by 4 basically will become minus of log a to the base 2. तो ये जो हमसे पूछना चाह रहा है वो हमसे पूछना चाह रहा है f of t plus f of minus t की क्या वैल्यू रहेगी. नाउ f of t plus f of minus t की वैल्यू निकालने के लिए अगर हम दोबारा से फंक्शन को प्रॉपर्ली देखें जो हमें उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो जब आप देखोगे फंक्शन को तो x की जगह जब आप माइनस x पुट करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ये फंक्शन ऑड है. ठीक है, तो अगर ये फंक्शन ऑड रहेगा तो यू नो दैट f of x is equal to f of minus x. So therefore जो हमें उसने पूछा हुआ है f of log a to the base 2 plus f of minus log of a to the base 2 वो वैल्यू डायरेक्टली क्या हो जाएगी 0 because our function is odd. Now अगर वो हमारा ऑड फंक्शन है दैट मींस अब अपन अगर ऑप्शन देखेंगे तो डी ऑप्शन तो डायरेक्टली आ जाएगा बिकॉज दैट इज 0. नाउ सी वाले ऑप्शन में एक ऐसा फंक्शन जो ऑड एज वेल एज इवन होता है. वी नो दैट वो gx is equal to 0 होता है, y is equal to 0. So you'll get g of log of a to the base 2 as 0. So your C option will be correct. B option में if you will see then B ऑप्शन में वो हमें tan of integral multiple of pi दिया हुआ है and we know कि tan of integral multiple of pi की वैल्यू हमेशा 0 होती है. तो हमारा B वाला ऑप्शन भी सही आ जाएगा. एंड A वाले ऑप्शन में if you will see so in A option it is written as f of first term is fractional part of x minus f of fractional part of x plus gif of x. Now क्योंकि हमने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है तो हमें पता है कि x प्लस gif ऑफ x का फ्रैक्शनल पार्ट एक्चुअली क्या बन जाएगा. इट विल बिकम f ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ओनली एंड जब हम वैल्यू निकालेंगे तो दिस वैल्यू विल कम आउट एज 0 and therefore all the four options will be correct. Next is 10th question. 10th question में हमें basically continuity and discontinuity check करनी है for this f of g of x and g of f of x. तो हम यहाँ पर fx में देखेंगे तो fx is basically 1 plus 8 x cube
when x is less than 0. It will be -1 when x is equal to 0. And it will be 4x square minus 1 when x is greater than 0. Similarly, we have here g of x, which will be 2x minus 1 की power 1 by 3 when x is less than 0, 1 when x is equal to 0, and root over 2x plus 1 when x is greater than 0. Now, suppose अगर हमें यहाँ पर first option check करना है at x is equal to 0, तो f of gx में when you want to check for x is equal to 0, तो पहले तो हम f of g of 0 निकालेंगे. So f of g of 0 के लिए जब हम g of 0 देखेंगे तो that is 1. तो हमें f of 1 निकालना है. तो f of 1 की वैल्यू जब आप निकालोगे by definition it will come out as 3. फिर हम निकालेंगे f of g of 0 plus. तो जब हम g में 0 plus पर देखेंगे तो वैल्यू 1 plus आती है. And f में 1 plus पर again limiting value will become 3. And then हम देखेंगे g of 0 minus. Now g of 0 minus पर when you see the value will be f of -1 minus. जब हम फर्स्ट डेफिनेशन में 0 माइनस डालेंगे तो -1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू देगा. सो दैट विल बिकम -1 माइनस. नाउ -1 माइनस हमारा एक्चुअली आएगा f की पहली डेफिनेशन में, एंड वहां पर जब आप x को -1 पुट करोगे तो ओवरऑल वैल्यू विल बिकम -7. तो हमारा आ जाएगा दैट f of gx is discontinuous at x is equal to 0. सिमिलरली हम चेक करेंगे g of x के लिए at x is equal to half. So when I talk about g of fx at x is equal to half, तो पहले हम f of half निकालेंगे. So f of half will be actually equal to f of half हमारा f में थर्ड डेफिनेशन में जाएगा तो उस पे वैल्यू आ जाएगी 0. Then g of 0 पे वैल्यू will you find out it will become 1. फिर हम लिखेंगे f of half plus. So f of half plus will become actually g of 0 plus. 0 प्लस पर अगर आप देखोगे g में तो अगेन लिमिटिंग वैल्यू इज 1. एंड जब हम f ऑफ हाफ माइनस देखेंगे सो f ऑफ हाफ माइनस की वैल्यू आप देखोगे 0 से स्लाइटली लेस आता है. सो दैट विल बी g ऑफ 0 माइनस. एंड g ऑफ 0 माइनस पर जब आप वैल्यू देखोगे सो दैट विल बी इक्वल टू 0 से स्लाइटली छोटा रहेगा तो वो उसकी पहली डेफिनेशन में जाएगा, दैट विल बी -1. तो यहाँ से अगेन वी कैन से कि हमारा जो g of fx है दैट विल बी डिसकंटिन्यूअस at x is equal to half. Now C वाले ऑप्शन में fx is discontinuous at x is equal to 0 बोला हुआ है, तो वो तो हम f की डेफिनेशन में देख सकते हैं. अगर हम f की डेफिनेशन में देखेंगे तो you know that f of 0 पर वैल्यू इज 1. 0 प्लस पर जब आप देखोगे तो वैल्यू विल बिकम -1 एंड सिमिलरली 0 माइनस पर जब आप देखोगे तो वैल्यू 1 आ जाती है. सो दिस विल बी जस्ट कंटिन्यूअस एंड x into g of x will become continuous at x is equal to 0 क्योंकि g of x को जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 के आसपास हर जगह उसकी वैल्यू विल अप्रोच टुवर्ड्स 0 only. So in this question also you will get all the 4 options correct. ये भी आई विल से मॉडरेट काइंड ऑफ क्वेश्चन ही था. इसमें इट वाज नॉट ऑन द टफर साइड. आपको बस लिमिट निकालनी थी प्रॉपर्ली विदाउट इवन फाइंडिंग द कॉम्पोजिट फंक्शन एंड यू हैव टू फाइंड LHL RHL एंड उस पॉइंट पर जो वैल्यू आ रही है एंड देन यू कैन डिसाइड फॉर ऑल द ऑप्शंस. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11. Now क्वेश्चन नंबर 11 में सिंस उसने हमसे मिनिमम एंड मैक्सिमम पूछा है तो हम बेस्ट क्या कर सकते हैं, वी कैन प्लॉट द ग्राफ हियर. तो मैंने x लेस देन 0 पर ग्राफ बनाया minimum of -x and x square. So -x is this line when x is less than 0 and this part will be x square. So इन दोनों में से जो minimum होगा that will be the part which is below. तो हम देखेंगे कि जो हमारा minimum वाला part है that is this one.
जो मैं अभी शेड कर रही हूँ, एंड x ग्रेटर देन 0 पे इट इज मैक्सिमम ऑफ x माइनस 1 एंड x स्क्वायर माइनस 1। तो जब हम x ग्रेटर देन 0 में देखेंगे तो हमारा x माइनस 1 इज दिस लाइन, एंड similarly x square minus 1 will become this graph। तो यहाँ पर इसका जो मैक्सिमम वाला पार्ट होगा दैट इज द पार्ट विच इज अबव, तो दिस पार्ट विल बिकम द मैक्सिमम वन। तो जब हम एक्चुअली इस फंक्शन को बनाएंगे द शेडेड पार्ट, तो ये ऐसा कुछ बनेगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स, फिर यहाँ से वो एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ, मतलब एक्स स्क्वायर वाला कर्व फॉलो करेगा 0 तक, फिर 0 के आगे वो नीचे की तरफ चला जाएगा x माइनस 1 पर, इट विल फॉलो टिल 1, नेगेटिव में ये वाला पॉइंट हमारा माइनस 1 हो जाएगा, एंड उसके बाद में फिर इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ। दिस पार्ट की इक्वेशन इज x minus 1, this part का इक्वेशन इज minus x, and this part is actually x square। तो अगर हम इस पूरे ग्राफ में देखेंगे तो it is discontinuous at one point, that is x is equal to 0, and then you can check कि -1 और 1 पर हमें वो डिफरेंशिएबल मिलेगा या नहीं। तो -1 पर तो हमें किंक नजर आ रहा है, एंड 1 पर भी दोनों तरफ से डेरिवेटिव की वैल्यू डिफरेंट आएगी फॉर x minus 1 एज वेल एज x square minus 1। तो हम ये बोल सकते हैं कि फंक्शन जो है वो एक पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, एंड 3 पॉइंट्स पर इट विल बी नॉन डेरिवेबल। रेंज में अगर हम देखेंगे तो रेंज बेसिकली -1 ओपन से लेकर इंफिनिटी जाएगी, because -1 will not be included, तो हमारा C वाला ऑप्शन will be wrong, and fx is equal to 0 has two solutions, एक 0 आ रहा है और एक 1, so our options correct will be A, B and D। तो इसको हम ग्राफ से सॉल्व कर सकते थे, एक बार आप मिनिमम मैक्सिमम बना लोगे देन यू कैन चेक कि फंक्शन में what are the possibilities of discontinuity and non-derivability। Now next is 12th question। 12th में उसने हमसे GIF of cot inverse x and 2 tan inverse x पूछा है। Now अपन को पता है कि tan inverse x is basically lying between -pi/2 to pi/2 and cot inverse x will lie between 0 to pi। तो एक पॉजिटिव है और एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों में जाएगा, तो अगर इनका GIF 0 है तो वी कैन हैव वन पॉसिबिलिटी जब दोनों की वैल्यूज क्या हो जाएगी 0 के बराबर, cot inverse का GIF भी 0 हो जाए एंड tan inverse x का GIF is also 0। तो अगर हम cot inverse x के GIF को 0 रखते हैं तो वी नो दैट हमारे पास cot inverse x की रेंज आ जाएगी from 0 to 1, and x will lie between cot 1 to infinity। ठीक है, cot inverse x कभी 0 तो हमारा हो नहीं पाएगा, so it will lie between 0 to 1 open, and the range will be from cot 1 to infinity। Similarly जब हम tan inverse x के GIF को 0 करेंगे तो we know that tan inverse x again will lie between 0 to 1, तो यहाँ से हमें x की रेंज मिलेगी from 0 to tan 1। तो जब हम इस फर्स्ट और सेकंड में कॉमन निकालेंगे, so our common solution will become x is belonging from cot 1 to tan 1। यही वाला केस हमें एक्चुअली सारे सॉल्यूशंस दे देगा जो यहाँ पर उसने पूछे हुए हैं। इट विल गिव अस ऑल द 4 ऑप्शंस व्हिच आर पॉसिबल इन दिस रेंज। एंड एक और जो पॉसिबिलिटी हो सकती है दैट विल बी जब cot इनवर्स एंड tan इनवर्स में cot इनवर्स पॉजिटिव ही रहे और tan इनवर्स क्या हो जाए नेगेटिव, दैट विल आल्सो गिव यू वन मोर सेट ऑफ वैल्यूज, हालांकि वो उसने ऑप्शन में अपन को दी नहीं हुई है, तो आप चाहो तो वहां से भी x की वैल्यू निकाल सकते हो। cot इनवर्स x का हमारा GIF बेसिकली 2 हो जाए, एंड tan इनवर्स x का GIF
अगर हमारा -1 हो जाएगा तो इन दैट केस ऑल्सो इनका जो वैल्यू है समेशन का दैट विल बिकम 0। तो आप x की वैल्यू वहां से भी निकाल सकते हो, बट ऑप्शंस जो अपन को दिए हुए हैं वो अपन को फर्स्ट रेंज से ही मिल जाएंगे। Now next 13th question में it has given us signum and GIF and fractional part and it has asked about continuous and non-derivability। तो अगेन अपन को पता है कि ऐसे काइंड ऑफ क्वेश्चंस में जो अपन को इसमें तो उसने ऑलरेडी अपन को पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो उन्हीं पॉइंट्स पे वी हैव टू चेक फॉर कंटिन्यूटी एज वेल एज डेरिवेबिलिटी। तो अगर अपन यहाँ पर ऑप्शन बाय ऑप्शन देखें तो फर्स्ट केस में कंटिन्यूअस एट 1 दिया हुआ है अपन को, ये अपन को चेक करना है। तो यू नो कि 1 पर और 1 के आसपास अगर हम सपोज 1 प्लस पर चेक करते हैं तो 1 प्लस पर जब हम फंक्शन में देखेंगे तो वो पहली डेफिनेशन में जाएगा। तो 1 प्लस पर इट विल बिकम पाई, सिग्नम के अंदर जो GIF है वो 1 बन जाएगा, तो इट विल बिकम पाई प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू इज 1 एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 4 में जब हम x को 1 पुट करेंगे तो वो 1 प्लस पुट करेंगे बेसिकली, तो वो हमारा एक्चुअली अप्रोच करेगा टुवर्ड्स 0। तो वो हमारा बेसिकली जो फाइनल अपन लिमिट निकालेंगे दैट विल बिकम पाई प्लस 1। जब हम 1 पर चेक करेंगे तो 1 पर अगेन हमारा सिग्नम 1 बन जाएगा, इट विल बिकम पाई प्लस 1, एक्स स्क्वायर इज आल्सो 1 एंड फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो फिर से वो वैल्यू पाई प्लस 1 आएगी। एंड जब हम 1 माइनस चेक करेंगे तो 1 माइनस पर हमारा सिग्नम वाला जो पार्ट है उसमें GIF 0 हो जाएगा, तो सिग्नम विल बिकम 0। पर जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 1 माइनस पर अगेन लिमिटिंग वैल्यू 1 को अप्रोच करेगा, सो देयरफॉर आई कैन से कि 1 पर हमारा जो फंक्शन है दैट विल बिकम कंटीन्यूअस। ना अगर हमें डेरिवेबिलिटी चेक करनी है तो डेरिवेबिलिटी के लिए हमें बेसिकली फंक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं और यू कैन यूज योर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो मैंने यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन किया, 1 प्लस पर आई एम ट्राइंग टू डिफाइन इट एंड सिमिलरली आई एम ट्राइंग टू डिफाइन इट एट 1 माइनस ऑल्सो। तो मैंने x की जगह पर 1 प्लस h सब्स्टिट्यूट किया, तो इट विल बिकम पाई प्लस 1 प्लस h होल स्क्वायर, signum will become 1 and you will get fractional part of h which is h in only, so ये हमारा expand करने पर बन जाएगा pi plus 1 plus h square plus 3h and similarly 1 minus पर अगर हम देखेंगे तो मैंने x की जगह पर 1 minus h substitute कर दिया, तो मेरा जो फंक्शन है that will become pi plus, now 1 minus पर signum actually क्या बन जाएगा 0 and we have to write fractional part of 1 minus h minus 4। तो अगर हम देखेंगे तो ये बन जाएगा हमारा पाई एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 minus h minus 4 will basically be equal to 1 minus h। नाउ यहाँ पर अगर अपन अब इसका स्लोप देखेंगे तो जब आप फर्स्ट पार्ट को डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू h, उसका डेरिवेटिव हमारा आ जाएगा 3 एंड जब आप सेकेंड वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू h तो डेरिवेटिव विल बिकम -1। तो आई कैन से दैट मेरा फंक्शन जो होगा दैट विल बी नॉन डेरिवेबल at x is equal to 1। So that will give us option B also। उसके बाद में अगेन यू हैव टू चेक डेरिवेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी फॉर x is equal to 2। तो x is equal to 2 पे अगर अपन देखेंगे तो डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो 2 माइनस पर हम फर्स्ट डेफिनेशन में जाएंगे एंड 2 प्लस पर हम सेकंड डेफिनेशन में जाएंगे। तो यहाँ पर अपन बिना ज्यादा सब्स्टिट्यूट करे डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं कि 2 माइनस पर वो हमें कुछ वैल्यू देगा which will be in terms of pi and 4 अप्रोक्सीमेटली ऐसी वो हमें कुछ वैल्यू देगा एंड 2 माइनस पर जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट होगा दैट विल बी अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1। तो हमारी लिमिटिंग वैल्यू 2 माइनस पर पाई प्लस 5 आएगी, जबकि हम जब 2 प्लस पर चेक करेंगे तो 2 प्लस पर वो हमें साइन के अंदर देगा, इट विल बिकम पाई माइनस साइन ऑफ पाई प्लस थीटा विल बिकम साइन ऑफ थीटा, तो ये ऐसा कुछ आएगा साइन 2 एंड प्लस मॉड में वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यू नो कि फंक्शन की वैल्यू अलग अलग आ रही है फॉर 2 प्लस एंड 2 माइनस,
So thus we can say that function will be discontinuous and non-differentiable at x is equal to 2. So it is giving us different values. तो 2 पे वो discontinuous as well as non-differentiable हो जाएगा. इसके बाद में next is 14th. Now 14th में again यहाँ पर हम या तो हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं और वी कैन गो ग्राफिकली फॉर gx. fx हमें एक्चुअली दिया हुआ है as -4 when x is lying between -4 to 0, and another definition is x square -4 when x is lying between 0 to 4. तो यहाँ पर जब हम gx को डिफाइन करेंगे which is given as mod of fx and f of mod x, तो यहाँ पर हम ग्राफिकली चले जा मतलब ग्राफिकली कर सकते हैं इस क्वेश्चन को. यहाँ पर इट इज डिफाइंड एज -4 when x is lying between -4 to 0. ये तो हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन दे देगा. For this part it is -4 between -4 to 0, and then you have to plot x square -4 का ग्राफ. So x square -4 का ग्राफ अपना ऐसा कुछ बनेगा. It will go something like this. यहाँ पर ये 2 पर इंटरसेक्ट करेगा एंड दिस वैल्यू विल बी 4. ठीक है, ये हमारा fx का ग्राफ है. तो fx के ग्राफ से हम मॉड ऑफ fx का ग्राफ बना सकते हैं. मॉड ऑफ fx का ग्राफ हमने सीखा हुआ है ऑलरेडी 11th में कि नेगेटिव वैल्यू बिकम्स पॉजिटिव. सो ग्राफ में जो नेगेटिव पार्ट है वो हमारा पॉजिटिव में चला जाएगा. सो इट विल बी 4 हियर, देन रिफ्लेक्शन आएगा और फिर ये ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा. दिस वैल्यू विल बी 2, this is 0, this x axis per value will be -4, and x square -4 will be somewhere here. 4 पर उसकी value will be 16 - 4, that is 12. तो वो थोड़ा और ऊपर ही रहेगा. This is your mod of fx. अगर हम चाहें तो हम पार्ट्स की इक्वेशन लिख सकते हैं. 2 to 4 में इक्वेशन will remain same, that will be x square -4, and 0 से 2 में इक्वेशन will become 4 minus x square. जब हम मॉडुलस लेंगे तो क्वांटिटी को हम पॉजिटिव से ओपन मतलब पॉजिटिव लिखने के लिए 4 minus x square लिख देंगे. नाउ f of mod x में हम बेसिकली क्या करते हैं, जैसा पॉजिटिव x एक्सिस में ग्राफ आता है वैसा ही भी प्लॉट फॉर द नेगेटिव x एक्सिस आल्सो. सो ग्राफ जो होगा वो पॉजिटिव में x square -4 है तो नेगेटिव में भी इट विल रिमेन सेम, दैट इज x square -4 ओनली. This will be 4, ये वाली value 2 हो जाएगी. This is 0. Again this point is -2 and ये वाला point will be -4. Minimum value अगर y की देखेंगे तो that is -4. Equation in all the parts, I mean in both positive and negative, will be x square -4. Now जब हमें gx का ग्राफ बनाना है तो हम same interval में actually equations को add कर सकते हैं. तो -4 से 0 में जब हम ऐड करेंगे तो 4 एंड x स्क्वायर -4 को जब हम ऐड करेंगे तो इट विल बिकम सिमिलर टू x स्क्वायर. एक फंक्शन हमारा 4 है, एक फंक्शन x स्क्वायर -4 है. 0 से 2 में जब हम ऐड करेंगे तो वन फंक्शन इज 4 minus x स्क्वायर एंड अनदर इज x स्क्वायर -4. सो व्हेन यू ऐड ये हमारा बन जाएगा 0. एंड 2 से 4 में आप देखोगे दोनों फंक्शंस x स्क्वायर -4 ही हैं तो इट विल बिकम सम ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर -4.
तो हम यहाँ से अब देख सकते हैं कि वो हर जगह कंटिन्यूस है, 0 पर इट विल बी डिफरेंशिएबल, जबकि 2 पर उसका स्लोप दोनों तरफ से अलग अलग आएगा, फॉर 2 प्लस एज वेल एज 2 माइनस, सो इट विल बी नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2. तो ऑप्शंस में you'll have continuous and differentiable at x is equal to 0. It will be continuous at 2, but 2 पे it will become non-differentiable. Moving to next question. 15th में हमारे पास दो कर्व्स हैं, एक mod of x square minus 1 है and another is mod of x square minus 3. एंड फंक्शंस उसने हमें दो अलग अलग टाइप के दिए हुए हैं. ए ऑप्शन में इट इज गिवन मिनिमम ऑफ fx एंड gx एंड बी में इट इज मैक्सिमम. तो हम पहले fx एंड gx के अगेन ग्राफ प्लॉट करेंगे. तो mod of x square minus 1 एंड x square minus 3 के ग्राफ विल बी सिमिलर. एक ग्राफ तो हमारा ऐसा बनेगा, this will be 1, this will be minus 1, 0 पे वैल्यू 1 हो जाएगी. This graph is basically fx, which is mod of x square minus 1. And similarly, यहाँ पर इसी के similar graph बनेगा. It is gx, that is mod of x square minus 3. ये हमारे points हो जाएंगे √3 and minus √3, and this value will be equal to 3. तो एक तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि fx and gx में हमारे पास में दो intersection points आते हैं. These are the two intersection points. एंड अगर हमें मिनिमम ड्रॉ करना है तो मिनिमम के लिए हमें पता है कि हमें इसका लोअर पार्ट कंसिडर करना पड़ेगा. तो मिनिमम ग्राफ विल बी, ये जो रेड वाला पोर्शन है दैट विल बिकम माय मिनिमम वैल्यू व्हिच विल लाई बिलो. तो जब हम ये मिनिमम वाला ग्राफ बनाएंगे, सो मिनिमम वाला ग्राफ विल बी, दिस विल बी द ग्राफ फॉर मिनिमम. तो अगर अपना ए ऑप्शन देखें हम, तो नॉन डिफरेंशिएबल के लिए उसने जो हमें बोला हुआ है, तो यू कैन सी कि वो नॉन डिफरेंशिएबल एक्चुअली कितने पॉइंट्स पर आ जाएगा, 2, 3, 4, 5 and 6. It will be non-differentiable at 6 points. And जब हम इसमें maximum वाला ग्राफ कंसिडर करेंगे for B option which is given, maximum of fx and gx, so maximum वाला जो कर्व होगा that will be the part जो ऊपर में लाई कर रहा है. तो आप देखोगे तो जो पोर्शन बेसिकली हमने छोड़ा हुआ है that will become our maximum part. So it will be something like this. This will be my B option. तो अगर हम देखेंगे तो ये actually सिर्फ दो ही जगह non differentiable आएगा. So both the options will be wrong which are asked in the question, and point of intersection is 2, तो अपना D option is also wrong. इसके बाद में जो हमें मैच द कॉलम्स दे रखे हैं, फर्स्ट मैच द कॉलम में उसने हमें स्ट्रेट लाइंस पे बेस्ड पूछा हुआ है. एंड उसने बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रेट लाइंस जैसे कि हमारा एंगल बाइसेक्टर होगा या सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड, उस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा था व्हिच आई कंसीडर कि इट वाज ऑन द इजियर साइड. तो 16, 17 एंड 18 वाला जो मैच द कॉलम है उसमें हमने मतलब उसने हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसमें वर्टेक्स इज गिवन एज 5, 3,
एंड दो लाइंस गिवन है L1 एंड L2. एक लाइन की इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड अनदर लाइन की इक्वेशन है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो जब हम फर्स्ट स्टेटमेंट कंसीडर करते हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट में इट इज गिवन कि L1 एंड L2 आर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्राइंगल. तो अगर वो हमारे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स हैं ट्राइंगल में, तो लेट अस से एक लाइन मैंने x इज इक्वल टू 2 ऐसे अज्यूम कर ली है एंड अनदर लाइन अज्यूमिंग आई एम अज्यूमिंग लाइक दिस x माइनस वाई इक्वल टू 0. नाउ अगर ये दोनों हमारे इंटरनल बाइसेक्टर्स हैं एंड फिर उसने हमसे कॉलम 3 में सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर एंड इंसेंटर वगैरह पूछा हुआ है, तो यू नो कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है दैट इज इन सेंटर. तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स तो हमें डायरेक्टली मिल जाएंगे, दैट इज 2, 2. एंड फिर उसने हमसे कॉलम 2 में वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल पूछे हुए हैं. तो वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल के लिए व्हाट यू कैन डू इज कि यहाँ पर हमें ये पता है कि इन सेंटर वाली जो लाइन है, मतलब जो हमारे एंगल बाइसेक्टर्स हैं, उसके अबाउट जब हम इमेज निकालेंगे ऑफ पॉइंट ए, तो वो हमारा बीसी पे लाई करेगा. तो x इज इक्वल टू 2 के अबाउट जब हम इमेज निकालेंगे, लेट अस से उस पॉइंट को मैंने a डैश बोला, सो दैट इज आल्सो लाइंग ऑन bc. एंड x माइनस y इज इक्वल टू 0 के अबाउट व्हेन यू फाइंड द इमेज, वो भी हमारा बीसी पे ही लाई करेगा. तो एक बार अगर मुझे a डैश एंड a डबल डैश मिल जाता है, तो उसको निकालने के बाद में हम BC की इक्वेशन निकाल सकते हैं. एंड आफ्टर फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ BC यू कैन फाइंड वर्टेक्स B एज वेल एज वर्टेक्स C व्हेन यू सॉल्व विद द एंगल बाइसेक्टर्स. तो यहाँ पर हमारा A डबल डैश तो डायरेक्टली हो जाएगा व्हिच विल हैव कोऑर्डिनेट्स 3, 5. x इज इक्वल टू y के अबाउट इमेज निकालेंगे तो हमारे x एंड y कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाते हैं. एंड A डैश में जो हमारी लाइन x इज इक्वल टू 2 है, उसके अबाउट जब हम इमेज निकालेंगे, सो दैट विल बिकम -1, 3. तो यहाँ से आप a डबल डैश एंड a डैश की इक्वेशन निकाल सकते हैं एंड देन यू कैन सॉल्व विद द गिवन एंगल बाइसेक्टर्स टू गेट योर वर्टेक्स b एंड c. तो वो हमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे देगा. एंड सिमिलरली अगर L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इन द सेकंड वन, तो अगर वो हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स AB एंड AC हैं, तो this is A here which is 5, 3. This is let us say B and C. ये भी एक perpendicular bisector दिया हुआ है and this is also one perpendicular bisector. Let us say this is x is equal to 2 and this is x is equal to y. तो perpendicular bisector का जो intersection point होता है that is your circumcenter. तो again इस केस में circumcenter के coordinates हो जाएंगे 2, 2. तो हमारा Q option will come. एंड अगर हमें वर्टाइसेस निकालने हैं तो यू नो कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड होता है, अगर मैं ए की उसके अबाउट इमेज निकालूंगी तो मुझे बी पॉइंट मिल जाएगा, दैट विल बी 3, 5 अबाउट x माइनस वाई इक्वल टू 0. एंड x इज इक्वल टू 2 के अबाउट जब हम इमेज निकालेंगे, सो दैट विल बिकम -1, 3. ठीक है, तो हम कॉलम अकॉर्डिंगली मैच करवा सकते हैं टू गेट योर सेकंड question correct. And for third it is given L1 L2 are medians of triangle passing through B and C. So this is let us say 5, 3. This is B and this will be C. Now यहाँ पर L1 is basically having equation x is equal to y and it is passing through B, and similarly L2 will be passing through C. x is equal to 2 उसकी इक्वेशन है. तो अगेन मीडियंस का जो इंटरसेक्शन होता है दैट विल बी योर सेंट्रॉइड. तो इन दिस केस सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स विल बिकम 2, 2. so p will come in this case. एंड अगर हमें वर्टेक्स निकालना है तो यहाँ पर वर्टेक्स निकालने के लिए यू कैन डू इज कि अगर x इज इक्वल टू 2 है यहाँ पर हमारा, तो c का भी हमारा जो x कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी 2. एंड जो हमारा y कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी लेट अस से y1. तो y1 निकालने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं कि a और c का जो मिड पॉइंट है दैट इज लाइंग ऑन द लाइन x इज इक्वल टू y. तो मैंने मिड पॉइंट ऑफ a एंड c निकाला
एंड उसका x और y कोऑर्डिनेट इक्वेट कर दिया, तो इट विल बी 2 plus 5 by 2 is equal to y1 plus 3 by 2. तो यहाँ से आप देखोगे y1 की वैल्यू इज कमिंग आउट एज 4. तो हमारा जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है दैट विल बिकम 2, 4. सो इस तरीके से हम सारे कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं एंड बेसिक प्रॉपर्टीज ही लग रही हैं. तो क्वेश्चन वाज नॉट टफ, it was moderate or easier, on the easier side you can say. And after that quadratic जब का जो क्वेश्चन था वो तो बेसिकली ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन ही था पूरा. वहां पर हमें d चेक करना था. फॉर d greater than 0 you already know that curve is going to cut at 2 points. d equal to 0 पे it will touch, d less than 0 पे it will be above or below x axis accordingly when a is positive or negative. So जब आप a and b and c की values compare करोगे तो you can easily get your graph for that multiple choice questions. That was very easy. So this was your overall paper, and these are the solutions, and you can see the questions were not that tough. Easy and moderate questions ज़्यादा थे as compared to the tougher side. Okay.